पशुओं के लिए हरा चारा डालना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हरे चारे के बिना पशुओं में बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं। सभी पशुपालक अपने पशुओं के लिए हर समय हरा चारा उपलब्ध नहीं करवा सकते क्योंकि ना तो वर्ष भर खेतों में हरा चारा उपलब्ध रहता है और जिन पशुपालकों के पास खुद की जमीन नहीं होती उनको भी हरा चारा लाने में समस्या आती है। तो अब सवाल ये है कि पशुओं के लिए हरा चारा कहाँ से उपलब्ध करवाया जाए, तो इसका समाधान है हाइड्रोपोनिक फोडर यानी कि अंकुरित चारा। अंकुरित चारा बिना जमीन और मिट्टी के घर पर एक सेट लगाकर उगाया जा सकता है जिसमें सिर्फ बीज और पानी की जरूरत होती है। आखिर अंकुरित चारा कैसे उगाया जाए और इसमें हम कौन कौन सी फसलों का चारा उगा सकते हैं, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देख पाएं। ये है डॉक्टर शीला सिंह। डॉक्टर शीला सिंह एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हिसार में सब डिविजनल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शीला सिंह हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरा चारा उगाने पर काम कर रही हैं। मैं डॉक्टर शीला सिंह, सब डिविजनल ऑफिसर हिसार, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। हम आज किसानों को कुछ नई तरह से चारा उगाने के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले है हाइड्रोपोनिक चारा उगाना। हम देखते हैं आज जनसंख्या के बढ़ने के कारण उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करने के ध्यान में रखते हुए लगातार खेती की ज़मीन कम होती जा रही है और उसमें चारा बोने के लिए ख़ास रूप से प्रभावित होती है, जिससे किसानों को पशुओं के लिए अपना हरा चारा उनको उपलब्ध नहीं करवा पाते। और हरा चारा ना उपलब्ध कराने की वजह से हालांकि उनको न्यूट्रिशन के लिए वो दाना या चूरी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे कुछ बीमारियां जैसे एसिडोसिस और मेटाबॉलिक डिजीज़ होने का भय बना रहता है। इनको पशुओं के लिए हरा चारा उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी डाइट के अंदर फाइबर और सैलड का महत्व है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए अभी एक लेटेस्ट जो तरीका चल रहा है वो है हाइड्रोपोनिक चारा, यानी बीजों को सिर्फ बिना किसी मिट्टी, बिना किसी खाद, सिर्फ पानी के अंदर उगाकर और सिर्फ 7 से 10 दिन के अंदर उसकी क्रॉप लेकर और पशुओं को चारा उपलब्ध करवा पाना। इसके लिए हम कई तरह के चारे के बीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओट्स है, बार्ली है, हम इवन गेहूँ भी यूज़ कर सकते हैं, मक्का है, लोबिया है, कुल्थी है। कई तरह के बीजों को हम उसके अंदर उगा सकते हैं। इसको उगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने बीजों को भिगोना पड़ेगा। हम 1 दिन के लिए बीज भिगो देते हैं। उसके बाद में जब उनका सीड कोट थोड़ा नरम हो जाता है और वो अंकुरित होने लायक हो जाते हैं, तब उनको हम गीले कपड़े में रख देते हैं। जैसे हम अपने घरों के अंदर मूंग या चने अंकुरित करके खाते हैं, उसी तरह से इनको गीले कपड़े में रख दिया जाता है। वहाँ पर हम 48 घंटे तक उनको भिगो कर रखते हैं ताकि वो बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएं। अंकुरित होने के बाद में हम उनको ट्रेज में डाल करके और रख देते हैं ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ पर उनको हम लगातार मॉइस्चर देते रहें, वो बीज सूखने ना पाएँ। वो फिर रोज़ाना हम साइकिल में भिगोते जाते होते हैं और आगे उनको बीजों को उसी तरह से उनको ग्रो करते जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो बीज जो है वो इतने अंकुरित उनके हो जाते हैं कि वो पशुओं को खिला सकें। 7 दिन के बाद में उनको हम लेकर के हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले हम जो हमारा बेड बना हुआ, कारपेट बना हुआ होता है उसका उनका अंकुरित चारे का, उसको हम पहले डिसइंटीग्रेट करते हैं अलग अलग करके और उसी तरह से पशुओं के सूखे चारे में मिला देते हैं, जैसे हम हरा चारा, कन्वेंशनल हरा चारा जो है उनको खिलाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो खास ध्यान रखना होता है वो सबसे पहले मैंने बताया कि हमें चारे को जितने भी दिन है उनको हर में भिगो के रखना होता है। उनको गीला है, बीज सूखने नहीं चाहिए। सूखने के लिए हमारे पास में इस चीज़ से बचाने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही ये सिंपल सिस्टम है जिसको हम हाइड्रोपोनिक यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर हम हमारे पास में ये एक बिल्कुल सिंपल पाइप का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास में पानी का प्रबंध है। पानी को हम टाइमर से इस तरह से
टाइम कर देते हैं कि हर 90 मिनट के बाद में 15 सेकंड के लिए एक बार इसमें एक मिस्ट छोड़ता है, जिससे इसमें इतना पानी हो कि ये गीला बना रहे लेकिन उसके अंदर पानी खड़ा ना हो। इसके लिए ट्रेज का स्पेशल डिज़ाइन होता है जिसके अंदर नीचे से छेद बने हुए होते हैं ताकि जो भी फालतू पानी होता है वो नीचे से निकल जाए और सिर्फ ये गीले रहें। दूसरा, उसके अंदर हमें ये सावधानी रखनी होती है कि हमारा पानी साफ़ होना चाहिए। अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो इसके अंदर फंगस ग्रोथ, फफूंद लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जड़ों के अंदर। और हमारा बीज जो है वो साफ़ होना चाहिए। अगर बीज साफ़ नहीं होगा तब भी अगर उसके अंदर चाहे किसी तरह के खरपतवार के बीज होंगे या उसके अंदर कटे फिटे बीज होंगे या बीमारी वाले बीज होंगे तो वो गीले पानी के अंदर पड़े हुए वो अंकुरित तो हो नहीं पाएंगे और 7 दिन तक गीला रहने की वजह से वो इन बीजों के अंदर जो हमारा अंकुरित चारा है उसकी क्वालिटी को घटा सकते हैं। इसके अंदर हम बाकी चारा उगा सकते हैं। इसमें ज्वार का चारा अभी तक इसलिए नहीं उगाया जाता क्योंकि ये माना जाता है कि लगभग पहले 45 दिन तक उसके अंदर हाइड्रोसायनिक एसिड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है और वो पशुओं के लिए ठीक नहीं होती है। तो इसलिए ज्वार को छोड़ के बाकी कोई भी चारे की फसल है वो इसमें उगा लेते हैं। हमने बाजरा इसके अंदर उगाया। बाजरा इसमें सफल नहीं हो पाया क्योंकि बाजरे के अंदर शायद उसका सीड कोट पतला होने की वजह से अंदर से उसके जो स्टार्च है वो निकल के बाहर ज़्यादा उसमें इकट्ठी हो गई और उसके अंदर से फफूंद का आक्रमण ज़्यादा रहा और उसकी स्मेल भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, जिसे पशुओं ने नहीं पसंद किया। लेकिन बाकी जितना भी है, मक्की है, लोबिया है, जई है, जौ है, इसको पशुओं ने बहुत ही शौक़ से खाया है। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें वो ये है कि हम सीजनल बीज इस तरह के साधारण सेटअप के अंदर उगा सकते हैं। जैसे गर्मियों के अंदर हम अपनी खरीफ फसलों के जैसे मक्का है या लोबिया वो बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं और सर्दियों के अंदर रबी की फसलों के जैसे जौ है, जई है, गेहूँ भी है और चना, ये सब उगा सकते हैं। हम उगा सारा साल भी वो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें फिर तापमान, उसकी आर्द्रता और उसकी इरिगेशन वाटर सप्लाई का हमें सिस्टम कंट्रोल देना पड़ेगा। लेकिन वो सिस्टम देते देते ये सिस्टम बहुत महंगा हो जाता है जिसकी वजह से शायद फार्मर्स को थोड़ा उतना उनको ये पसंद नहीं आए। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ 16,000 से लेकर के 30,000 तक की कीमत के अंदर ये सिस्टम बन सकता है फार्मर के पास में। और जब भी फार्मर के पास में यही नहीं कि ये चारा वैसे कमी होती है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में ज़मीन है उनके पास में भी कुछ साल का समय ऐसा आता है जब कोई भी फसल खेत के अंदर नहीं होती है। जैसे रबी और खरीफ के सीज़न के बीच में कुछ ऐसा पीरियड आता है जब किसान भाइयों को खेत में कोई भी चारा उपलब्ध हो नहीं सकता है, तो उस समय के लिए एक बहुत अच्छा एक विकल्प है। इसके अलावा जहाँ पे दूसरी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे ज़्यादा कंकरीली पथरीली है या रेतीली है, जहाँ पे चारा वो और या जहाँ पे पानी का प्रबंध नहीं है, तो उस जगहों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साधन है, एक बहुत ही अच्छा उनके पास में एक विकल्प है अपना चारा घर में उगाने के लिए। बहुत ही कम मेहनत के अंदर, बहुत ही कम लेबर के अंदर आपको रोज़ाना अगर घर में फ्रेश चारा मिलता रहे तो मेरे ख्याल से किसान के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। जहाँ तक हाइड्रोपोनिक यूनिट को लेने का सवाल है, ये कुछ सिलेक्ट कंपनियां बनाती है। ये हमने जो लिया है वो महाराष्ट्र की एक कंपनी से हमारे पास में आया है। अगर किसान भाई इसमें इंटरेस्ट दिखाएं तो वो अपने लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू ऊपर गवर्नमेंट को अपनी मांग भेज सकते हैं। उसके हिसाब से सरकार उनके लिए सिस्टम खरीदवाने का वो प्रबंध कर सकती है। अदरवाइज़ अगर वो कोई किसान भाई लेना चाहें तो हम उनका एड्रेस भी उनको दे सकते हैं जहाँ से ये मशीन बन के आई है हमारे पास में। इसके अंदर एक हमें थोड़ी सावधानी रखने वाली बात है कि गर्मी के मौसम में जब हम कोई फसल उगाते हैं, तापमान क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार मोल्ड का अटैक आता है, फफूंद का। उसकी वजह से जड़ें इसकी ख़राब हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हम उसमें 4% हाउस होल्ड ब्लीच यानी
जो ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है उसमें या सिरके में 4% सिरके के अंदर बीजों को आधी घंटा के लिए भिगोने से पहले हम आधी घंटा के लिए उसमें ट्रीट करके फिर उसके बाद में हम उसमें लगा सकते हैं ताकि उसके अंदर अटैक जो है वो कम हो जाए। तो ये उसके अंदर एक सावधानी है। दूसरी, कई बार पशु इसको शुरू के अंदर इतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो थोड़ी अलग होती है, हटके होती है। और वो जैसे हम भी किसी तरह का कोई अगर हम नया खाना खाते हैं तो हमें भी शुरू के अंदर उसका टेस्ट बन नहीं पाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता होता है। इसलिए किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि वो थोड़ा सा अपना धैर्य रखें और पशु को उसके यूज टू होने तक के लिए इंतजार करें। पशु ज़रूर खाएंगे। नहीं, इसको हमें सेमी सन या सेमी शेड देनी पड़ती होती है। हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत है ताकि इसमें क्लोरोफिल बन सके, ताकि ये बढ़ सकें। अगर हमें सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये इनमें पीलापना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा इसको हीट देंगे तो ये ड्राई अप होता रहेगा, हमारी पानी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम इसको, इसीलिए ये हमने एक पिंजरा टाइप का बनाया है जिसमें से सूरज आता रहता है और इनको पूरी इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सन मिलता रहता है और ये चारा बनता रहता है। हम बिल्कुल अंधेरे कमरे में इसको नहीं उगा सकते, किसी पेड़ की छाया में उगा सकते हैं। और ऊपर से अगर ये हम जाली लगा देते हैं, एक ये जो इसके साथ में नेट की जो लगाई है, इसका पर्पज़ ये है कि एक तो ये मॉइस्चर को रोक के रखेगा, दूसरा किसी तरह के पक्षी या कोई दूसरे जानवर हैं वो इनको नहीं आ पाएंगे यहाँ तक। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक 50% शेड, 50% स्क्रीन है ये, इसको हम इसके ऊपर ढक देते हैं। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपको एक पौष्टिक चारा मिल जाता था। इसके अंदर ना केवल चारा है बल्कि उसके बीज का भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसके साथ ही उपलब्ध होते हैं। आपकी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि अपना जो बीज के लेकर के उसकी जड़ें, उसका पूरा 100% पार्ट जो है हम पशु को खिला सकते हैं। ये एक बहुत ही डाइजेस्टिबल जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही सुपाच्य एक चारा है जिसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती। इसकी बाकी जैसे चारा है उसके अंदर ज़्यादा लिग्निन कंटेंट होता है, जो वुडन पार्ट होता है वो जो ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन ये नरम होने की वजह से ये पूरे का पूरा पशु को उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो पशु को पूरी की पूरी उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा हम इसमें बहुत ही कम जगह के अंदर अपना चारा हम लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 7 दिन का चारा हम इतनी सी लगभग 3 या 4 स्क्वायर मीटर जगह के अंदर हम ये रोज़ाना का चारा उगा सकते हैं। तो हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो ख़ास करके जो किसान जिनके पास में इतनी ज़मीन नहीं है या शहरों के पास में रह रहे हैं, जिनके पास में और स्कोप नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। वो इसके अंदर अपना चारा बहुत ही कम जगह के अंदर उगा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।